फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल। तो आज हमारा सेट 4 है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से 55 तक। ठीक है, तो देखते हैं 41 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी इज 0 ओवर 1/3। कह रहा है 1/3 के लिए कितना वेलोसिटी 0 है। तो चलिए हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। क्या इधर है एरिया और इधर क्या है वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि a/3 के लिए हमारा वेलोसिटी कितना है। a/3 के लिए वेलोसिटी हमारा 0 है एंड यूनिफॉर्म ओवर द रिमेनिंग 2/3। मतलब कि 2/3 के लिए हमारा वेलोसिटी कितना है, यूनिफॉर्म मानते हैं कि v रहा होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर बताइए। क्या बताइए, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर यानी कि अल्फा बताना है। और अल्फा हम लोगों को पता है क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एक्चुअल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ड्यू टू एक्चुअल वेलोसिटी चाहिए और डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी किसके वजह से चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए ड्यू टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, तो अल्फा इजिकल टू क्या हो जाता है 1/, अगर मुझे ये रहा ए वी एवरेज का होल क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ वी क्यूब, जो वी क्या है एक्चुअल वेलोसिटी है। ठीक है, इनटू डी ए। तो सबसे पहले चलिए यहाँ से एवरेज निकाल लेते हैं, वी एवरेज। तो कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज। तो a/3 इंटू 0 प्लस 2a/3 इंटू वी और नीचे टोटल एरिया a/3, ये टोटल एरिया जोड़ के कितना हो जाएगा, ये हमारा मिलके बन जाएगा a। तो नीचे हो गया a, तो जो हमारा आएगा ये, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। और ये जो बचा हुआ टर्म हुआ वो कितना बनेगा, a से तो कैंसिल, a से a कैंसिल, यानी कि 2v/3 हमारा एवरेज हो गया। तो एवरेज यहाँ से मेरा निकल गया। अब हम लोग निकालते, चलिए अब आते हैं अल्फ़ा निकालते हैं यहाँ से। अल्फ़ा 1/a, ए तो हमारा ए, वी एवरेज 2v/3 का क्या होल क्यूब चाहिए इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे हम लोगों को समेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा 2 पार्ट में एरिया है, 0 से कि कहाँ तक के लिए, a/3 तक के लिए हमारा क्या हो जाएगा 0 का क्यूब, क्योंकि वेलोसिटी क्या है 0 इंटू डी ए प्लस यहाँ से, इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा a/3 से ये तक के लिए यहाँ का वेलोसिटी क्या है v का क्यूब इंटू डी ए। अब इसको सॉल्व कीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ से 1/a इंटू 8v³ हो गया और इधर कितना हो गया 27। ठीक है, इंटू ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये मुझे क्या मिल जाएगा v, तो वी क्यू तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटू हमारा जो डी ए का इंटीग्रेशन ए हुआ तो हमारा ए रहेगा कहाँ से कहाँ तक लिमिट a/3 से a। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे मिल गया 27/8 a/v³ इंटू v³ इंटू a माइनस a/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा 2a/3। क्लियर, v³ से v³ कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ हो गया 3 रहेगा 27 और ये 2 4 जा 8। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर मेरा बचा वो कितना बच गया 9/4। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी है। अब आता है कि द कंटिन्यूटी इक्वेशन रो a1v1 इज इक्वल टू रो a2v2, ये दे रखा है, इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड।
फ्लूइड के रिगार्डिंग हमारे साथ कौन सा अजम्पशन करेक्ट है। तो इससे हम लोग ऑप्शन अप्रोच से अगर देखें, इनकम्प्रेसिबल फ्लो किसको कहते हैं? इनकम्प्रेसिबल, जहाँ की क्या हो, रो क्या हो, कांस्टेंट होना चाहिए। बट क्या यहाँ हमारा रो कांस्टेंट तो नहीं है, क्या है, रो 1 और रो 2, मतलब दोनों जगह अलग अलग है, तो यानी कि सी ऑप्शन तो नहीं होगा। यूनिफॉर्म फ्लो यानी कि क्या, फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो होना चाहिए स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि चेंज नहीं करना चाहिए, तो हमारा यूनिफॉर्म है। लेकिन यहाँ तो एक जगह पे V1 है, दूसरी जगह पे V2 है, ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि हमारा जो ये ऑप्शन है वो भी नहीं होगा। फ्रिक्शनलेस फ्लो नहीं होगा, तो हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, स्टेडी फ्लो हमारा मैच कर रहा है। स्टेडी फ्लो के केस में देखते हैं आगे कि कैसे स्टेडी फ्लो से मैच कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए है, लेकिन फिर भी स्टेडी फ्लो के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो फ्लो है, यहाँ से जो फ्लो हो रहा है वो स्टेडी है। स्टेडी मतलब, स्टेडी किसको बोलते थे कि फ्लो प्रॉपर्टीज किसके साथ चेंज नहीं करना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि जित यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जितना इन हो रहा है, इन माइनस आउट उतना स्टोर्ड होना चाहिए। तो स्टेडी फ्लो के केस में क्योंकि टाइम के साथ क्या होना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, यही होता है स्टेडी फ्लो, तो चेंज नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हमारा जो चेंज इन, जो पर टाइम के हिसाब से जो चेंज होगा वो नहीं होगा, यानी कांस्टेंट होगा, यानी कि डीएम कांस्टेंट हो गया, यानी कि फ्लो रेट क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि कौन सा फ्लो हो गया, स्टेडी फ्लो का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाता है, मास फ्लो रेट क्या होता है, रो ए भी होता है हमारा मास फ्लो रेट, और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रो A1 V1 इज इक्वल टू, अगर ये कंप्रेसिबल फ्लूइड होता, अगर ये कौन सा फ्लूइड होता, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, यानी कि रो कांस्टेंट होता, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में क्या हो जाता है, रो 1 और रो 2 बराबर हो जाता है, यानी कि A1 V1 हो जाता है। तो हमारा जो दिया गया क्वेश्चन है ये केस दे रखा है, यानी कि जो हमारा केस है कौन सा फ्लो के लिए है, स्टेडी फ्लो के लिए, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कह रहे हैं इन द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। अब दे रखा है बर्नौलीज इक्वेशन, हम लोग सब फैमिलियर इस इक्वेशन को जानते हैं कि ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन है। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो हेड फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिख रहे हैं, हमारा ये पी वाई जो डब्ल्यू दे रखा है, डब्ल्यू को क्या हम लोग लिख रहे हैं, रो जी V²/2G, और जेड सारा हेड फॉर्म में है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड या फिर डायनेमिक हेड, तीनों इसी का नाम है, V²/2G को ही बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, और इसको हम लोग जब वेट से डिवाइड करते हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, V²/2G। डेटम में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, mgh होता है, यानी कि जेड हम लोग यहाँ हाइट को दिखा रहे हैं, तो वेट से, पर यूनिट वेट से करते हैं तो हमारा क्या मिल रहा है, हेड फॉर्म मिल रहा है। तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो एनर्जी है पर यूनिट मास है, तो नहीं, पर यूनिट मास नहीं, पर यूनिट क्या है, वेट है, वेट से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो मुझे ये फॉर्म मिल रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी, क्योंकि पर यूनिट वेट है, ठीक है। अब करें वेलोसिटी पोटेंशियल सेटिस्फाई इक्वेशन। तो वेलोसिटी पोटेंशियल पहले होता क्या है, तो देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, फाई से। वेलोसिटी पोटेंशियल को हम लोग, इन जनरल दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ अ स्पेस एंड टाइम। ये इन जनरल इसको कैसे डिफाइन करते हैं, स्पेस और टाइम की तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। सच दैट द नेगेटिव डेरिवेटिव, क्या, negative derivative of this function with respect to any direction gives the velocity of fluid flow in that direction। कहता है कि जो नेगेटिव डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन करने का मतलब कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन का बात कर रहा है, गिव्स द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, और हम लोगों को क्या देता है, हम लोगों को उसी जिस डायरेक्शन में हम लोग
देखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में उसी डायरेक्शन में हम लोगों को फ्लूइड का डायरेक्शन दे देता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि एक्स डायरेक्शन में तो यू इज इक्वल टू माइनस, नेगेटिव डेरिवेटिव है इसलिए हम लोग माइनस का यूज कर रहे हैं, डेल फाई बाई डेल एक्स। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो v इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल वाई। इसी तरह से जेड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। अब इसमें कह रहा है फाउंडेशन होता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए फॉर 2D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो, क्या होना चाहिए, 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाता है, डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। यही होता है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये सेटिस्फाई करना चाहिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को, तो इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, अगर इस फॉर्म में इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तभी हम लोग वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लैपलेस इक्वेशन भी बोलते हैं, लैपलेस भी बोलते हैं इसी को। तो चलिए देखते हैं कि वेलोसिटी किसको सेटिस्फाई कर रहा है, पोटेंशियल सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन ऐसे होता क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम लोग को वेलोसिटी पोटेंशियल को सेटिस्फाई कराना है, यानी कि लैपलेस को हम लोग को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, यानी कि डेल स्क्वायर फाई, या इसी को किस फॉर्म में लिखते हैं, डेल स्क्वायर फाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डी वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन को उठाते हैं, ए ऑप्शन को उठाए तो ए ऑप्शन में फाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई वाई। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x वाई हो जाएगा। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y बन जाएगा। इसी तरह से डेल स्क्वायर फाई बाई डी वाई स्क्वायर अगर करते हैं तो इस केस में क्या होता है, अगर तो हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में पहली बार करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर दूसरी बार करेंगे तो x तो चूँकि कांस्टेंट है इसके लिए तो जीरो हो जाएगा। तो क्या हमारा क्या आया यहाँ पे, 2y प्लस जीरो, क्या ये जीरो के बराबर है, नहीं है। तो ये सेटिस्फाई, पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। इस तरह से हम दूसरे ऑप्शन को उठाते हैं, फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सेम चीज़ कराते हैं डेल स्क्वायर फाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले बार डिफ्रेंशिएट किए 2x, और जब दूसरी बार करेंगे तो फिर x के रिस्पेक्ट में तो 2। इसी तरह से डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर इस बार करेंगे तो पहली बार -2y और दूसरी बार -2। अब देखते हैं इसमें रख के 2 और -2 इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर इस, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट आंसर बी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 1 फॉर ए स्ट्रीम फंक्शन। अभी हम लोगों ने देखा वेलोसिटी फंक्शन, अब हम लोग देख रहे हैं स्ट्रीम फंक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रीम फंक्शन होता क्या है। तो देखिए, इन जनरल इट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, जैसा कि वेलोसिटी फंक्शन भी था, स्पेस और टाइम का फंक्शन था। इन अ 2 डायमेंशन डिफाइन इन सच ए वे दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन इज वैलिड एंड फ्लो इज पॉसिबल। कहता है कि ये 2 डायमेंशन में इस प्रकार से डिफाइन होता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड होना चाहिए और फ्लो पॉसिबल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन तो हमारा, हमने अभी देखा भी कि यही होता है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन 2 डायमेंशनल स्टेडी फ्लो के लिए। अब हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन होता है ना, वो यू यू जो होता है, इसको ध्यान रखना है। यू इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ साई। साई से डिनोट करते हैं हम लोग स्ट्रीम फंक्शन को, तो साई बाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमारा जो यू होता है ना, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ साई बाई वाई, वाई के रिस्पेक्ट में। और इसी तरह से हमारा v होता है, वो क्या होता है, डेल साई बाई डेल एक्स। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। तो हम लोगों को सेटिस्फाई कराना है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो देखिए यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि फ्लो पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है। तो साई गिवन है, साई गिवन है, तो मुझे यू पता है, यू क्या होता है, माइनस डेल साई बाई डेल वाई होता है। और साई मुझे क्या दे रखा है, साई हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
तो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, y, तो y के रिस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा -2y। और ये किस पॉइंट पे बोल रहा है, v, इसी तरह से v निकालेंगे तो ये क्या आएगा, डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल एक्स आएगा। तो x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये क्या आएगा 2x आएगा। अब मुझे किस पॉइंट पे देखना है, 1 पे देखना है। तो 1 पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये 2। अब मुझे क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा √/u² प्लस v² होगा, और u², तो ये भी 4 और ये भी 4, यानी कि √8 यानी कि 2√2। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, बी। तो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा बी, द मोशन, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ऑफ एयर मास इन टोर्नाडो इज, टोर्नाडो के अंदर जो एयर मास का मोशन होता है वो किस टाइप का होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर करने से पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, वोर्टेक्स फ्लो। वोर्टेक्स फ्लो दो टाइप से होता है, कौन कौन सा होता है, फ्री वोर्टेक्स होता है और फोर्स्ड वोर्टेक्स होता है। अब फ्री वोर्टेक्स क्या होता है, तो देखिए फ्री वोर्टेक्स जो होता है कि जब किसी फ्लूइड मास को, किसी भी फ्लूइड मास को रोटेट किया जाता है अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड कि फ्लूइड मास को क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। कैसे, विदाउट एनी एक्सटर्नल टॉर्क। ध्यान देना है कि बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क के ही उसको रोटेट किया जाए किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड। तो इस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, सच टाइप ऑफ फ्लो और नोन एज फ्री वॉर्टेक्स। जैसे कौन सा फ्लो कहता है, वाटर इन द होम बेसिन, जो हम लोग होम बेसिन में देखते हैं वो किस टाइप का होता है, फ्री। वर्लपूल का भी हम लोग का फ्री होता है। मतलब कि हम लोग कह रहे हैं कि बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगना चाहिए, यानी कि टॉर्क जो एक्सटर्नल होगा वो क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यही हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे यानी कि एंगुलर मोमेंटम भी हमारा टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, यानी कि हमारा फ्री वॉर्टेक्स के लिए हम लोग को क्या होगा कि वी आर कॉन्स्टेंट होगा। यानी कि वी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू c/r लिख सकते हैं, यानी कि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। किसके लिए, ये है हमारा फ्री वॉर्टेक्स के लिए, ठीक है, फ्री वॉर्टेक्स के लिए। इसी तरह से फोर्स वॉर्टेक्स क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं किसमें, फोर्स वॉर्टेक्स में। तो फोर्स वॉर्टेक्स में देखते हैं तो कैसे काम करता है फोर्स वॉर्टेक्स। इन दिस टाइप ऑफ वॉर्टेक्स फ्लो सम एक्सटर्नल टॉर्क इज रिक्वायर्ड। अभी हम लोगों ने देखा फ्री में कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं चाहिए, जबकि फोर्स में क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल टॉर्क चाहिए टू रोटेट अ फ्लूइड मास एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारा फोर्स्ड वाल के केस में जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। हम लोग को पता है कि क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू v/r कांस्टेंट। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, और ओमेगा तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड करते हैं इतना कि हम लोग का जो फ्लूइड मास घूमे वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमे, यानी कि जो वेलोसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टोर्नाडो के अंदर जो होता है, वो हमारा जो टोर्नाडो है उसके अंदर मोशन होता है एयर मास का, वो फोर्स वोर्टेक्स होता है सेंटर पे। सेंटर पे क्योंकि मोटर रन करता है, इस वजह से एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड होता है, तो यानी फोर्स हुआ, और उसके आउटसाइड में क्या होता है, फ्री वोर्टेक्स होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से वोर्टेक्स का ही क्वेश्चन है कि अब इस बार है फोर्स वोर्टेक्स। फोर्स वोर्टेक्स मोशन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ फोर्स वेक्टर में क्या होता है, ओमेगा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ओमेगा कांस्टेंट, और v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है, और इसको तो क्या होना है, कांस्टेंट होना है, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r के। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ए है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रीमलाइन एंड
पाथ लाइन्स ऑलवेज कोइंसाइड इन केस ऑफ, तो पहले पता होना चाहिए कि स्ट्रीम लाइन क्या है और पाथ लाइन क्या है। तो देखिए स्ट्रीम लाइन क्या है। स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी कर्व ड्रॉन थ्रू अ फ्लोइंग फ्लूइड इन सच अ वे। कहते हैं स्ट्रीम लाइन एक इमेजिनरी कर्व होता है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी कर्व है जो कि ड्रॉ किया गया है थ्रू अ फ्लूइड इन सच अ वे सो दैट द टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट। कहता है किसी भी पॉइंट पे इस कर्व के टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो मुझे डायरेक्शन देता है कि इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ फ्लो का, इसमें जो फ्लो हो रहा है उसके जिस जहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वहाँ के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हम लोग को डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। स्ट्रीम लाइन का ये काम है, ठीक है। इसी तरह से पाथ लाइन होता है, ये क्या करता है, एक्चुअल जो पाथ होता है ना फ्लूइड पार्टिकल का वो बताता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये एक दूसरे को कट भी कर सकते हैं। जैसे जैसे फ्लूइड का पार्टिकल मूव करेगा उसका पाथ जो होगा वही हम लोगों को बताता है पाथ लाइन। तो कहता है क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन ऑलवेज कोइंसाइड, किस केस में ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, मतलब कि ये उस केस में करेंगे जब हमारा जो फ्लो होगा वो स्टेडी होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, हमारा करेक्ट आंसर ए हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हम लोग ने तो देख रखा है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1/a, वी जहाँ एक्चुअल वेलोसिटी है और कैपिटल वी जहाँ की एवरेज है। तो इसका होल क्यूब होता है, ये ध्यान देना है कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर में होल क्यूब होता है और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर में होल स्क्वायर होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन शोन इन फिगर। अब जो हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो इसके लिए मुझे क्या निकालना है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अजूम कर लेते हैं, इसमें विड्थ हम लोग अजूम करते हैं, लेट विड्थ हम लोग यूनिट विड्थ मान लेते हैं कि विड्थ हमारा क्या है, यूनिट है। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि वाई नॉट है तो 1 × वाई नॉट, तो एरिया हमारा वाई नॉट हो गया। इसी तरह से अगर मुझे डी ए निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि विड्थ हमने 1 मान रखा है और डी वाई डिस्टेंस पे कहीं हम लोग देखते हैं यहाँ पे डी वाई डिस्टेंस पे छोटे से एलिमेंट का एरिया हमारा क्या हो गया, डी वाई हो गया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, बीटा निकालना है। बीटा होता क्या है, हम लोगों को पता है कि 1/a वी एवरेज का स्क्वायर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टू होल एरिया में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और ये क्या होगा, यहाँ पे u है क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी क्या दे रखा है, u का स्क्वायर इंटू डी। तो अब मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करते हैं। अब देखते हैं कि ये हमारा ट्रायंगुलर फॉर्म है, यहाँ पे यू नॉट कितने पे वेलोसिटी है, वाई नॉट पे, और यू वेलोसिटी के कहाँ पे, वाई पे। तो यहाँ से मुझे यू निकालना हो तो निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकालेंगे, यू नॉट वाई, वाई नॉट इंटू वाई, ऐसे यू निकाल लेंगे एक्चुअल वेलोसिटी जो हमारा हुआ। और जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस पॉइंट पे हमारा क्या है, जीरो है वेलोसिटी और यहाँ पे क्या है, यू नॉट है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो वी जो एवरेज होगा वो कैसे निकालेंगे, यू नॉट प्लस 0/2, यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, यू नॉट बाई 2 हो गया। तो चलिए अब हमारा ए तो पता है क्या, वाई नॉट इंटू ए तो पता हो गया हमारा बाई नॉट, और एवरेज क्या है, यू नॉट बाई 2 है, तो इसका स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ छोटे एरिया के लिए हम लोग को एक्चुअल वेलोसिटी पता है, क्या पता है, यू नॉट बाई वाई नॉट इंटू वाई का होल स्क्वायर और इंटू डी ए की जगह डी वाई। क्लियर। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व जब करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 4 डिवाइडेड बाई यू नॉट स्क्वायर इंटू वाई नॉट, ये यू नॉट है, इंटू इंटीग्रेट कहाँ तक करना है, 0 से लेके वाई नॉट तक करना है, क्योंकि ये जो हमारा टोटल डेप्थ दे रखा है वो कितना दे रखा है, वाई नॉट दे रखा है। तो 0 से वाई नॉट तक इंटीग्रेट करना है। ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल दीजिए, यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई नॉट स्क्वायर, और अंदर क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर।
तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई क्यू बाई 3, और इसको कहाँ से, 0 से वाई नॉट तक। मेरे पास क्या बच जाएगा, इधर देखिए कैंसिल हो रहा है, यू नॉट से यू नॉट तो कैंसिल हो जाएगा। इधर बच गया है मेरे पास 4y वाई नॉट का क्यूब इंटू, और 1/3 भी बाहर निकल जाएगा। और यहाँ क्या, यहाँ हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं, इधर लिखते हैं। तो यहाँ बच गया 4y वाई नॉट क्यूब इंटू 1/3 इंटू क्या हो जाएगा, वाई नॉट का क्यूब ही हो जाएगा। तो ये से तो ये कैंसिल आउट हो गया, जो हमारा अल्फा सॉरी क्या निकल रहा है, मोमेंटम बीटा, बीटा इज इक्वल टू 4/3। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, करेक्ट आंसर इज सी। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अभी हम लोगों ने देखा है कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब ये पूछ रहा है कि किस प्रिंसिपल पे ऑफ कंजर्वेशन पे, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि डी एम मास फ्लो रेट जो होता है वो कांस्टेंट हो रहा था, मास फ्लो रेट कांस्टेंट हो रहा है, यानी कि रो ए भी इज इक्वल टू कांस्टेंट था। ठीक है, तो इसको ही हम लोग क्या लिख दे रहे थे, दो अलग अलग सेक्शन के लिए, रो ए वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, ये लिख रहे थे। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मास कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। तो हमारा करेक्ट आंसर इज, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इन स्टडी फ्लो ऑफ फ्लूइड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एनी फ्लूइड, देखिए स्टेडी फ्लो दे रखा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है ना, वो किसका किसका फंक्शन होता है, एक तो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, और दूसरा टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। तो हमारा जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है, ये u डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी वाई, डब्ल्यू इंटू डी वी बाई डी जेड प्लस डी वी बाई डी टी। तो जो हमारा स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जो हमारा टाइम पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अगर स्टेडी फ्लो है, मतलब कि टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, और जब मतलब कि कांस्टेंट है, और कोई चीज़ कांस्टेंट हो तो उसका ये तो क्या हो जाता है, लोकल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यूनिफॉर्म फ्लो हो मतलब क्या हो, यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़, यानी कि फ्लूइड का जो प्रॉपर्टी है वो किसके साथ चेंज नहीं हो रहा है, स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो स्पेस के साथ जब चेंज नहीं होगा, यानी कि कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी हमारा जीरो है। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन स्टेडी फ्लो, मतलब कि लोकल एक्सेलरेशन तो हमारा क्या है, जीरो है ही। जो हमारा लोकल एक्सेलरेशन है वो तो जीरो है ही। ठीक है, तो जीरो है, लेकिन कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी क्या जीरो है क्या, तो ये डिपेंड करता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं, ऑलवेज जीरो भी नहीं होगा, नेवर जीरो भी नहीं होगा, लेकिन जीरो हो सकता है अगर यूनिफॉर्म और स्टेडी दोनों का केस आ जाए तो कैन बी जीरो। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए। अब देखिए, द पिटेट ट्यूब इज यूज टू मेजर, पिटेट ट्यूब, ये मैंने डायग्राम दिखा रखा है कि पिटेट ट्यूब क्या मेजर करता है। तो पिटेट ट्यूब जैसे करता क्या है कि अगर वेलोसिटी अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे ए पॉइंट मैंने दिखा रखा है, अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी रिड्यूस होकर जीरो हो जाए, अगर जीरो हो जाएगा तो क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज होता है, और प्रेशर इंक्रीज होके क्या होता है कि कन्वर्ट ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। और प्रेशर इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पे आके वेलोसिटी रिड्यूस होके जीरो हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट पॉइंट बोलते हैं, क्या स्टैग्नेंट पॉइंट बोलते हैं। और ये जो प्रेशर इंक्रीज होता है वो काइनेटिक एनर्जी, अब फ्लूइड फ्लो हो रहा था किसी भी वेलोसिटी से, और यहाँ के वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, इसके इस पॉइंट पे जीरो हो गया। तो ये एनर्जी क्या होता है, प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग जो पिटेट ट्यूब का यूज करते हैं, वो किस लिए यूज करते हैं, स्टैग्नेशन प्रेशर के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी, यहाँ पे आप सही कर लो, ये आंसर है बी। ठीक है, अब देखिए हॉट वायर
एनीमोमीटर इज यूज टू मेजर, ये तो हम लोग को याद रखना है। ये वेलोसिटी ऑफ गैस को मेजर करने के लिए हॉट वायर एनीमोमीटर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ शार्प एज और फिश। ये देखिए मैंने शार्प एज और फिश दिखा रखा है। यहाँ पे क्या होता है ना कि वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म होता है, वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म होता है। तो ये पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, तो ये जो फ्लो में कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना इस एज के वजह से, ये शार्प एज दिखा रखा है मैंने, इस शार्प एज की वजह से जो फ्लो में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इसका कोफिशिएंट थ्योरेटिकल कोफिशिएंट क्या होता है? तो थ्योरेटिकल कोफिशिएंट इसका जो होता है ना, तो ये 0.611 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए है। चलिए तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।